नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सरायकेला के राजनगर में सड़क हादसा, लकड़ा कोचा मोड़ पर हाईवा से टकराई बाइक, 3 दोस्तों की मौके पर मौत। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में रविवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। लकड़ा कोचा मोड़ के पास हुए इस हादसे में जमशेदपुर के बारीडीह निवासी 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान लखन कुमार, संजय लोहार और राजू सांडिल के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार शनिवार रात 3 दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के घर चाईबासा जाने के लिए निकले थे। देर रात जब वे लकड़ा कोचा मोड़ के पास पहुंचे तो सड़क किनारे खड़े एक हाईवा से उनकी बाइक पीछे से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिजनों ने ट्रैफिक नियमों में लापरवाही को हादसे का कारण बताया और हाईवा मालिक को बुलाने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन आज, इस बार नहीं मनाएंगे बर्थडे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 50वां जन्मदिन है। इस बार सीएम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त को हुआ था और इन दिनों उनका श्राद्ध कर्म चल रहा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गहरे शोक में है। हेमंत सोरेन का जीवन संघर्ष, राजनीतिक उतार चढ़ाव और उपलब्धियों की मिसाल रहा है। उनका जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के निमरा गाँव में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हेमंत इंजीनियर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने रांची के प्रतिष्ठित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में प्रवेश भी लिया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने उनका रास्ता बदल दिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया और बड़े भाई दुर्गा सोरेन के साथ सक्रिय राजनीति में उतर आए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर, ब्रेन में नहीं हो रही कोई हलचल। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति 8 दिनों बाद भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती मंत्री के ब्रेन में कोई हलचल नहीं हो रही। हालांकि हार्ट, किडनी व लीवर समेत सभी अंग बेहतर काम कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क की रीडिंग को पढ़ने के लिए मॉनिटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा। रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने बताया कि किडनी में पहले कुछ दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन अब वह बेहतर फंक्शन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है क्योंकि उनके ब्रेन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। मालूम हो कि मंत्री रामदास सोरेन को 2 अगस्त 2025 को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद तत्काल उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट के कारण वे अब भी अचेत व्यवस्था में हैं। अस्पताल में वे वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे जी रहे हैं। सांप के काटने से 13 वर्षीय बच्ची की मौत, समय पर अस्पताल न पहुंचने से जहर फैला। डॉक्टर बोले जल्दी लाते तो बच सकती थी जान। पश्चिमी सिंहभूम के सरायकेला थाना क्षेत्र के भालूपानी गांव में एक 13 वर्षीय बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12 बजे सुलोचना जोंको नामक बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया था। परिजनों ने सांप को मार दिया था, लेकिन बच्ची को रात में अस्पताल नहीं ले गए। सुबह जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तब उसे अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नंदुन होन हागा ने बताया कि सांप का जहर बच्ची के शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। उन्होंने बच्ची को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डॉक्टर के अनुसार अगर बच्ची को समय पर अस्पताल लाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती, 1 सितंबर तक करे आवेदन। भारतीय नौसेना ने अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती जून 2026 से शुरू होने वाले कोर्स के लिए होगी, जो कि भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल में आयोजित किया जाएगा। जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 260 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 57 पद, पायलट के 24, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के 20, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के 20, लॉजिस्टिक्स के 10, NAIC के 20, लॉ के 2, एजुकेशन के 15, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के 36, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 40 और नेवल कंस्ट्रक्टर के 16 पद शामिल हैं। अधिकांश पदों पर पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ पदों पर महिलाओं के लिए अधिकतम सीटों की सीमा तय की गई है। ये सभी पद अस्थायी हैं और ट्रेनिंग स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर इनमें बदलाव संभव है। गुदड़ी में वृद्ध महिला का शव नदी से बरामद, टांगी से काटकर नदी में फेंका, पति भी लापता, हत्या की आशंका।
पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कमार गांव के पास कारो नदी से 60 वर्षीय सालगी बर्जो का छत विछत शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिला की पहचान की है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि महिला की टांगे से निर्मम हत्या की गई और शव को नदी में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस अभी यह पुष्टि नहीं कर रही है कि मौत पानी में डूबने से हुई या हत्या के बाद शव को नदी में डाला गया। इस बीच मृतका का पति बुधवा बर्जो भी घर से लापता है, जिससे घटना और भी रहस्यमय हो गई है। पुलिस को शक है कि पति की हत्या भी हुई हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही पोड़ाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ शिवम प्रकाश और गुदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल पुलिस टीम लापता पति की तलाश में जुटी हुई है। अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक भी होगी। 13 अगस्त के बाद मौसम में बदलाव। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जगहों पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। 11 और 12 अगस्त को राज्य में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई गई है। 12 अगस्त को भी कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। रांची में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। गढ़वा में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में कई स्थानों पर बीते 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश बोकारो में 79.5 मिलीमीटर, चाईबासा में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई है। 13 अगस्त को राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। जमशेदपुर में 145 करोड़ की लागत से बन रहा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, एयरपोर्ट जैसी होंगी सुविधाएं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। मानगो में डमना चौक के पास आईएसबीटी लगभग 13 एकड़ में बनेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदेव कुमार ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आईएसबीटी निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। साथ ही प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि मंत्री के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसबीटी बनवाने का निर्देश दिया गया। सीएम और मंत्री के निर्देश पर प्रधान सचिव ने इसकी जिम्मेदारी जुडको को सौंपी है। कर्नाटक की आईडेक एजेंसी ने इसके लिए खाका तैयार किया है। चंपई सोरेन का सरकार को खुली चुनौती। 24 अगस्त को रिम्स 2 की जमीन पर चलाएंगे हल। पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि रिम्स 2 की जमीन पर 24 अगस्त को वो हल चलाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखा ले। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पर गम्हरिया स्थित रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चंपई सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, ब्रिटिश हुकूमत से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज महाजन तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जगह बिल्डरों ने ले ली है। उन्होंने कहा कि अगर नए रिम्स की आवश्यकता है तो किसी और जगह उसे बनाया जाए। आदिवासियों से उनकी खेतीहर जमीन न छीनी जाए। नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने निभाई परंपराएं। झारखंड के महान नेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके पैतृक गांव नेमरा में रविवार को श्राद्ध कर्म का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया जा रहा है। 4 अगस्त को रांची में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी। श्राद्ध कर्म के इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ नेमरा पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। दोनों ने परंपरागत तरीके से विधि विधान का पालन किया। गांव के बुजुर्गों और पंडितों की मौजूदगी में पूजन, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मकांड संपन्न किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निमरा रामगढ़ स्थित अपने पैतृक आवास पर ग्रामीणों और परिजनों के साथ बैठकर श्राद्ध कर्म से संबंधित विचार विमर्श भी किया। उन्होंने परिवार और गांव के बुजुर्गों से परंपरागत प्रक्रियाओं की जानकारी ली और सभी रस्मों को सही तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में 7,257 पद रिक्त। पारा शिक्षकों के 4,606 आरक्षित पद भी खाली। झारखंड में वर्ष 2023 से शुरू हुई प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्य की
नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक का परिणाम निराशाजनक रहा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 9,999 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन केवल 2,742 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें से 7,257 सीटें रिक्त रह गई। मध्य विद्यालय में 15,000 पदों में विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषयों में नियुक्तियां होनी हैं। विज्ञान के 5,008 पदों में से 1,683 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 3,325 सीट खाली रह गई है। भाषा के 4,991 पदों में 1,059 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 3,932 सीटें रिक्त हैं। सामाजिक विज्ञान 5,003 का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए 11,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 7,151 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 14 अगस्त 2025 तक सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। पारा शिक्षकों की स्थिति और भी चिंताजनक है। विज्ञान और भाषा विषय में पारा शिक्षकों के लिए 4,999 पद आरक्षित थे, लेकिन केवल 393 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 4,606 पद खाली रह गए। कई जिलों में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 100% सीटें खाली रही हैं, जैसे सिमडेगा, खुंटी, लातेहार और कोडरमा में एक भी पारा शिक्षक सफल नहीं हुआ। सरायकेला, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ में मात्र एक पारा शिक्षक सफल हो पाए हैं। अलग अलग विभागों पर चला वित्त विभाग का चाबुक। 11,800 करोड़ की मांग पर सिर्फ 3,000 करोड़ को मंजूरी। झारखंड में वित्त विभाग का चाबुक कई विभागों पर चल रहा है। पहले अनुपूरक बजट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा विभागों से मांगी गई राशि में भारी कटौती कर दी गई है। इनमें से ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभाग भी शामिल है। वहीं वित्त विभाग ने श्रम विभाग की मांग को पूरी तरह नकार दिया है। पेयजल, कृषि, सहकारिता और नगर विकास विभाग की अनुपूरक राशि की मांग को जायज ठहराया गया। अलग अलग विभागों ने कुल 11,800 करोड़ की मांग की थी, लेकिन वित्त विभाग ने सिर्फ 3,000 करोड़ की मंजूरी दी है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में संभवतः होने वाले विधानसभा सत्र में इसे स्वीकृति मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट आकार 1,35 करोड़ का है। इसमें योजना बजट 91,741.53 करोड़ का है। झारखंड का अपना राजस्व समिति है। खजाना में भी कोई बड़ी राशि नहीं है। झारखंड काफी हद तक केंद्रीय सहायता, अनुदान और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, जीएसटी क्षतिपूर्ति और अन्य केंद्रीय योजनाओं पर निर्भर है। वहीं ग्रामीण विकास पर खर्चा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राजस्व वसूली धीमी रहने के कारण इस राशि की कटौती की बात की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग की राशि की कटौती के कारण अबुआ आवास, ग्रामीण सड़क मरम्मत और कई काम प्रभावित हो सकते हैं। रांची को जल्द मिलेगी 10 लेन की हाईटेक सड़क। नवंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लोगों को जल्दी 10 लेन वाली हाईटेक सड़क देखने को मिल सकती है। 10 लेन वाली सड़क पर इस साल काम शुरू करने की तैयारी है। इसका काम स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड को दिया गया है। प्रयास यह है कि नवंबर तक टेंडर फाइनल करके काम आवंटित कर दिया जाए। यह सड़क धुरुआ में विवेकानंद स्कूल के आगे से लेकर नया सराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इसकी लागत करीब 301 करोड़ की होगी। इसका मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा, जिस पर वीवीआईपी सहित अन्य खास वाहनों का परिचालन होगा। वहीं दोनों किनारे 2-2 लेन का सर्विस रोड होगा। सीआरपीएफ कैंप के आगे से पूरी तरह सड़क ग्रीन फील्ड होगी, जो आगे चलकर रिंग रोड में मिल जाएगी। इस सड़क पर बिरसा चौक से धुरुआ गोल चक्कर तक बनी स्मार्ट सड़क की तर्ज पर दोनों किनारे साइकिल ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे, जिससे उत्पन्न बिजली से सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 50वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं हेमंत सोरेन को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बाबा बैजनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन का आज 50वां जन्मदिन है। इस बार मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन का 4 अगस्त को निधन हो गया था और इन दिनों उनका श्राद्ध कर्म चल रहा है। शर्मनाक, मां की डायरिया से हुई मौत तो बेटे शव छोड़कर भागे। गांव वालों ने किया अंतिम संस्कार।
मानवता को झकझोर देने वाला मामला झारखंड के गढ़वा जिले से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके अपने ही बेटों ने अंतिम संस्कार करना तो दूर, शव को घर में ही छोड़कर भाग जाना बेहतर समझा। घटना भवनाथपुर पंचायत के बुका गांव के तिनकोनिया टोला की है, जहां 80 वर्षीय तेतरी देवी की गुरुवार को डायरिया से मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद तीनों बेटे, बहुएं और पोते घर छोड़कर फरार हो गए। तेतरी देवी का शव लगभग 40 घंटे तक घर में ही पड़ा रहा। गांव वालों को उम्मीद थी कि परिवार का कोई सदस्य वापस लौटकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार जब लंबे इंतजार के बाद भी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, तो गांव के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। जेसीबी से शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी जिला परिषद सदस्य शर्मा रंजनी और पंचायत की मुखिया बेबी देवी को घटना की जानकारी मिली। वे मौके पर पहुंची और शव को दफनाने से रोकते हुए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कराने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने मिलकर पूरे सम्मान के साथ तेतरी देवी का अंतिम संस्कार किया। गांव के रामलाल भुइया ने मुखाग्नि दी। मृतका के बेटे बिंदु बियार ने बताया कि डायरिया से मां की मौत हुई थी और इसी बीमारी के डर से पूरा परिवार गांव से भाग गया। उन्होंने स्वीकार किया कि डर के कारण वे अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ग्रामीणों ने इस पर दुख जताते हुए कहा कि हिंदू धर्म में माता पिता की मृत्यु पर पुत्र द्वारा अंतिम संस्कार करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। जमीन विवाद सुलझा नहीं, ईडी ने रांची में 17,000 वर्ग फीट नए कार्यालय की तलाश शुरू की। ईडी ने राज्य सरकार से वर्षों से लंबित जमीन आवंटन के मामले में अब वैकल्पिक कदम उठाते हुए अपने लिए नया कार्यालय ढूंढना शुरू कर दिया है। इसके लिए ईडी ने टेंडर जारी कर रांची में 16,000 से 17,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली जगह की मांग की है, जहां दूसरा दफ्तर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में ईडी का झारखंड जोनल दफ्तर हिनू एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री और कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का के बंगले में संचालित हो रहा है। यह बंगला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 सितंबर 2018 को जब्त किया गया था और सितंबर 2021 से ईडी दफ्तर के रूप में उपयोग हो रहा है। वर्ष 2021 में इस संपत्ति की कीमत 2,23,50,000 रुपए आकी गई थी। ईडी ने जिन इलाकों में नए दफ्तर के लिए जगह तलाशने की प्राथमिकता दी है, उनमें हीनू, डोरंडा, अरगोड़ा, कडरू, अशोकनगर, गोसाई टोला, शुक्ला कॉलोनी, सैटेलाइट कॉलोनी और मनी टोला शामिल है। ईडी वर्ष 2018 से अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राज्य सरकार से 5 एकड़ जमीन की मांग कर रही है। सरकार ने 1.98 एकड़ जमीन देने पर सहमति जताई थी और ईडी ने अग्रिम में 4.10 करोड़ रुपए भी जमा कर दिए थे। इसके बावजूद अब तक जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। इस मामले में ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के अधिकारियों पर मनमानी और भुगतान लेने के बाद भी जमीन न देने का आरोप लगाया है। धनबाद में बंद घर से 15 लाख की चोरी। दिल्ली गए मालिक के घर से ले गए गहने और बर्तन, सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए चोर। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन और अन्य कीमती सामान समेत करीब 13 से 15 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। घटना के समय घर के मालिक भोला सिंह दिल्ली में दिल का इलाज कराने गए थे, जबकि उनका छोटा बेटा रांची में चाचा के इलाज के लिए गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक भोला सिंह के चाचा को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया। इसी कारण उनका छोटा बेटा भी रांची चला गया। जब भोला सिंह घर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। जांच में पता चला कि घर से सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन चोरी हो गए हैं। पीड़ित के दामाद अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर मशीन भी अपने साथ ले गए हैं ताकि फुटेज नष्ट हो जाए। उन्होंने पुलिस गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि घर सड़क किनारे है, जहां से रोजाना पुलिस पेट्रोलिंग करती है, फिर भी इतनी बड़ी वारदात हो गई। चोरी की सूचना डायल 100 पर दी गई और धनसार थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आईएएस मनीष रंजन के नाम पर साइबर ठगों की ठगी की कोशिश। फर्जी फर्नीचर बिक्री के नाम पर मांगे 95,000 रुपए। रांची में साइबर ठगों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अब वे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला आईएएस मनीष रंजन के नाम पर हुई ठगी की कोशिश का है। जालसाज पहले फेसबुक मैसेंजर पर खुद को मनीष रंजन बताकर संपर्क करते हैं और दावा करते हैं कि उनका एक मित्र सीआरपीएफ में है, जिसकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई है और वो अपना घर का सारा सामान बेचना चाहता है। इसके बाद ठग दिए गए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं। खुद को सीआरपीएफ कमांडेंट संतोष कुमार बताते हैं और 95,000 रुपए में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि बेचने की पेशकश करते हैं। जालसाज के डीपी पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पुरस्कार लेते हुए एक सीआरपीएफ अफसर की तस्वीर लगी मिली, जिससे भरोसा बढ़ाने की कोशिश की गई। ठग भुगतान के लिए एक अन्य नंबर पर पैसे भेजने को कहते हैं। हालांकि पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले सीधे मनीष रंजन से बात कर मामले की पुष्टि कर ली, जिसके बाद ठगी से बच गया।
मनीष रंजन ने सतर्क करते हुए बताया कि इस तरह के साइबर अपराधी कई लोगों को ठग चुके हैं और किसी भी संदिग्ध संदेश या कॉल पर भरोसा करने से पहले सत्यापन जरूरी है। साहिबगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, गंगा नदी से अवैध शीशम बोटा से लदी नाव जब्त। वन विभाग ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर गंगा नदी के बसकोला घाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शीशम बोटा से लदी एक नाव को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि गंगा नदी के जलमार्ग से अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत बसकोला घाट पहुंची और नदी में चल रही संदिग्ध नाव को रोका गया। जांच के दौरान नाव पर 12 शीशम बोटा लदी पाई गई, जिसके संबंध में नाव सवार कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। वनरक्षी इंद्रजीत कुमार ने बताया, गंगा में बढ़े हुए जलस्तर और दियारा क्षेत्र से लोगों के पलायन का लकड़ी माफिया गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग ने नाव एवं लकड़ी को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 1990 से नहीं हुई नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार से की कार्रवाई की मांग। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। राज्य विश्वविद्यालय समेत राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय नीड बेस्ड और अनुबंधित शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 25 वर्षों से संचालित वोकेशनल विषयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से भी सरकारी प्रोफेसरों के तर्ज पर कार्य लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें समान वेतन, सेवा, शर्तें और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने बार बार अपनी मांगें सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अटल पांडे के नेतृत्व में संघ ने हाल ही में राज्यपाल, कुलाधिपति, कुलपतियों और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू से मुलाकात कर झारखंड की बदहाल उच्च शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सत्र स्थगित हो गया। अब एक बार फिर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। खुंटी में पुलिस कर्मियों का तबादला, थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करने वाले 2 दरोगा लाइन हाजिर। खुंटी में पुलिस कर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया गया है। खुंटी एसपी मनीष टुप्पो ने खुंटी में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एक साथ 7 पुलिस कर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया। इसमें 2 ऐसे इंस्पेक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने मारंगहादा थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। उन्हें थाने से हटाकर सीधे पुलिस लाइन भेज दिया गया। सब इंस्पेक्टर नवल किशोर दास और ओम प्रकाश राय को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इन दोनों ने मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाकर एसपी से शिकायत की थी, जबकि महिला थाने में नाबालिग बच्चे की पिटाई के मामले में निलंबित संतोष रजक को पुलिस लाइन से सीधे मारंगहादा थाना भेज दिया गया। इंस्पेक्टर संतोष रजक पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग बच्चे की इतनी पिटाई की थी कि वह चलने लायक भी नहीं रहा। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, वापसी टिकट पर मिलेगी 20% छूट। 14 अगस्त से होगी बुकिंग शुरू। त्योहारी सीजन में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत यदि यात्री एक ही ट्रेन से आने जाने का टिकट बुक करते हैं तो वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लागू की जा रही है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक के बीच की यात्रा शुरुआत करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच वापसी यात्रा का टिकट उसी ट्रेन और श्रेणी में बुक करेंगे। यह छूट केवल 14 अगस्त 2025 से खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगी। योजना के तहत बुकिंग केवल दोनों दिशाओं में कंफर्म टिकटों के लिए ही मान्य होगी। यात्री समूह में आने और जाने दोनों यात्राओं के लिए यात्रियों के नाम और विवरण समान होने चाहिए। साथ ही टिकट एक ही श्रेणी और एक ही प्रस्थान गंतव्य ट्रेन के लिए होना अनिवार्य है। हालांकि यह छूट राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि इन ट्रेनों का किराया मांग के आधार पर बदलता रहता है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत बुक किए गए टिकट रद्द करने पर किसी प्रकार का किराया वापस नहीं किया जाएगा। गोड्डा में सड़क हादसा, युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही तोड़ा दम। 3 महीने पहले हुई थी शादी।
गोड्डा के बोआरी जोड़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बोआरी जोड़ ललमटिया मुख्य पथ पर तलबड़िया के समीप हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार युवक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय बालो बेसरा पिता पटवारी बेसरा निवासी बोआरजी जोड़ थाना क्षेत्र के रूप में की गई है। घटना के समय वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बोआरी जोड़ थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोआरी जोड़ ले जाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील किस्कू ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बालो बेसरा की शादी महज 3 महीने पहले ही बोआरी जोड़ थाना क्षेत्र के खिजुरिया गांव में हुई थी। वह कोल्लुहा मेला देखने गया था। मेला खत्म होने के बाद वह वापस अपने ससुराल खिजुरिया लौट रहा था। इसी दौरान तलबड़िया के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। झारखंड हाईकोर्ट का रांची नगर निगम को निर्देश, सिंगल यूज पॉलिथीन पर लगे प्रभावी रोक, हर महीने इस्तेमाल हो रही 45 टन पॉलिथीन। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को शहर में सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार द्वारा 3 साल पहले प्रतिबंध लगाने के बावजूद रांची में हर महीने लगभग 45 टन सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नगर निगम की शुरुआती कोशिशों के बावजूद शहर में पॉलिथीन की खरीद बिक्री और उपयोग पर कोई गंभीर अंकुश नहीं लगाया गया। इसका नतीजा यह है कि शहर से निकलने वाले कुल कचरे में सिंगल यूज पॉलिथीन का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंध के बाद भी सिंगल यूज पॉलिथीन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। कारोबारियों ने इसे शहर तक लाने के लिए नया रास्ता निकाला है। रामगढ़ से ट्रैकर के जरिए रोजाना पॉलिथीन की खेप जेल चौक स्थित रामगढ़ ट्रैकर स्टैंड पहुंचती है। इसी तरह पुरुलिया बुंडू मार्ग से बसों में लादकर खादगड़ा बस स्टैंड तक पॉलिथीन लाई जाती है। इन स्टैंड से ऑटो, ई रिक्शा और बाइक के जरिए इसे शहर के विभिन्न दुकानों तक पहुंचाया जाता है। राशन, फल, सब्जी और होटलों से होते हुए यह पॉलिथीन आम लोगों के घरों तक पहुंच रही है। फर्जी दस्तावेज के सहारे खास महाल जमीन घोटाला, एसीबी ने दर्ज किया केस। पूर्व पदाधिकारी समेत 7 पर केस दर्ज। हजारीबाग में फर्जी दस्तावेज तैयार कर खास महाल की जमीन के अवैध हस्तांतरण के मामले में एसीबी ने बड़ा कदम उठाते हुए केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में तत्कालीन खास महाल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा, बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विजय प्रताप सिंह और सुजीत कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। यह प्राथमिकी एसीबी थाना प्रभारी सौरभ लकड़ा की शिकायत पर दर्ज की गई है। एसीबी ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। इससे पहले खास महाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी। एसीबी के प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि हजारीबाग की करीब 2.75 एकड़ खास महाल जमीन पर वर्ष 1948 में एक ट्रस्ट को 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी। लीज की अवधि 1978 में समाप्त होने के बाद इसका नवीकरण 2008 तक किया गया, लेकिन वर्ष 2008 से 2010 के बीच सुनियोजित तरीके से इस भूमि को सरकारी घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।